गुरुग्राम स्थित भाजपा कार्यालय गुरुकुल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्रवाद सिद्धांतों और राष्ट्र सेवा पर आधारित जीवन को प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि उन्होंने सत्ता से अधिक राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी। वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, अनुच्छेद 370 हटाने और विकसित भारत के संकल्प के माध्यम से डॉक्टर मुखर्जी के विचारों को साकार किया जा रहा है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं से उनके आदर्शों पर चलकर जनसेवा और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया गया। में आए हैं डॉक्टर श्यामा, क्या कहेंगे? कल 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है और हम पूरे भारत में 125वीं जयंती जो है मना रहे हैं। 23 जून को उनका बलिदान दिवस था और 6 जुलाई को उनकी जयंती है। तो 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक अलग अलग तरीके के कार्यक्रम, चाहे हर बूथ पर श्यामा प्रसाद जी को पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि अर्पित करनी हो या जिला स्तर पर कार्यशालाएं हो। और कल एक पूरे हरियाणा का कार्यक्रम अम्बाला में होने वाला है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी रहने वाले हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कार्यक्रमों में कि उनका केंद्रीय मंत्री के तौर पर उन्होंने उस कार्यकाल में क्या क्या किया, उनका राजनीतिक जीवन कैसे रहा, उन्होंने अपनी शहादत क्यों दी, कौन कौन से आंदोलन खड़े करे, क्योंकि जो आज हमारे नए कार्यकर्ता हैं उनको उनके बलिदान के बारे में, उन्होंने किस तरीके से जनसंघ की स्थापना करी, उन सारे विषयों के बारे में उनको अवगत कराना, उनको याद करना और उनके जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। मैम, एक राष्ट्र एक विधान और एक निशान को लेकर भाजपा क्या कर रही है? एक राष्ट्र और एक चुनाव, देखिए कि ये काफी लंबे समय से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया हुआ है और इसको लागू करने में हमें पता है कि थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। क्योंकि जब बार बार राष्ट्र चुनाव में जाता है तो हमारे बहुत सारी पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है। काफ़ी समय प्रधानमंत्री जी को भी, बाकी पूरे प्रदेश के और देश भर के नेताओं को फिर उस प्रदेश में देना पड़ता है और साथ साथ बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी होती हैं, कई बार गरीब कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, उनको फिर थोड़ा सा आपको स्टॉप लगाना पड़ता है क्योंकि फिर विपक्ष को लगता है ये तो नहीं करना चाहिए था इस समय। तो अगर और बहुत सारा पैसा देश का खर्च होता है और साथ ही साथ लोगों का भी बहुत सारा समय जो है वो व्यर्थ होता है बार बार चुनाव होने से। तो अगर एक ही समय में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा तो देश की अमूल्य निधि बचेगी, सभी लोगों का समय बचेगा और सभी प्रदेशों में और देश में जो हमारे नेतागण हैं उनका भी समय बचेगा, उनकी ऊर्जा जो कहीं ना कहीं अलग अलग समय पर ना लगकर देश में किस तरीके से और बेहतर काम हो सके और नई नीतियां बन सके, गरीब कल्याणकारी योजनाएं बन सके, उसमें वो समय जो है वो व्यतीत होगा। तो भारतीय जनता पार्टी अभी इसके लिए एक देश एक चुनाव, इस विचार को लेकर नीचे तक गई है। चाहे हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे हमारे विद्यार्थीगण हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब में इस विचार को हम नीचे तक लेकर जा रहे हैं और जैसे ही समय आएगा तो भारतीय जनता पार्टी इस विषय के ऊपर अवश्य काम करेगी। देखिए, माननीय अमित शाह जी के साथ एक जैसे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक बार मैं गई मिलने के लिए, तो उन्होंने प्रदेश के बारे में विस्तार से पूछा कि कैसे चल रहा है, क्या क्या आप करने वाले हो। और उसके अलावा जहाँ तक आप संगठन और सरकार में तालमेल की बात कर रहे हो, तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे ही कार्यकर्ता हैं, वो हमारे मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष और फिर विधायक, मंत्री और उसके बाद सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, अलग अलग पदों पर रहकर उन्होंने काम किया है। तो वो हमेशा कहते हैं कि मैं एक मुख्य सेवक हूँ। तो सरकार के साथ तालमेल की जहाँ तक बात है तो पहले भी बहुत अच्छा तालमेल था और आज भी हमने मिलकर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना और सरकार संगठन को इतनी मजबूती देना कि बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने।
यही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। तो तालमेल वाला कोई ऐसा विषय माननीय अमित शाह जी ने पूछा भी नहीं, और कोई ऐसी बात भी नहीं है कि जिसके लिए वो पूछते। जनरल के कैसे करने वाले हो आप हरियाणा में? कार्यकर्ताओं का जोश तो आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता ही चल जाता होगा। पूरे हरियाणा में मैं अभी तक आज मेरे ख्याल से मेरा 23वां आज जिला था, और बहुत भव्य कार्यक्रम आज फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं ने किया, और एक बहुत अच्छी युवा मोर्चा ने एक साइकिल यात्रा भी निकाली, साइक्लाथॉन किया। मैंने भी 2 किलोमीटर साइकिल वहां पर आज चलाई है। तो सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं, उमंग से भरे हुए हैं। हमारी महिला कार्यकर्ता भी बहुत खुश है। हमारा कार्यकर्ता इसलिए खुश है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है, मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, और प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भी दी जा सकती है। तो इसीलिए सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। संगठन को मजबूत रखने के लिए आपको क्या करेंगे? संगठन को मजबूत रखने के लिए देखो कि ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, ज्यादा महिलाएं ज्वाइन करें, ज्यादा युवा जो साथी हैं वो ज्वाइन करें। जिन समाजों में अगर मान लो हमारा कम काम है, उन समाजों में हम अपने काम को बढ़ाएं। जिन विधानसभाओं में हम हारे हैं वहां पर हम अपने काम को बढ़ाएं। जो लोकसभा हम हारे हैं वहां पर किस तरीके से संगठन का विस्तार होता कि आगे जब भी चुनाव आए तब भारतीय जनता पार्टी वहां से विजयी हो। डॉक्टर मुखर्जी, सबसे पहली बात आप ये देखो कि जब अंग्रेज इतने लंबे समय पहले भारत छोड़ के गए, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, लंबे समय तक कांग्रेस का कालखंड रहा। उतने लंबे समय तक कालखंड में कभी उन्होंने हमारे युवाओं को क्या शिक्षा दी जा रही है, कभी उन्होंने उसके ऊपर विचार नहीं किया। लंबे समय तक, आज भी मुझे याद है कि जब हम 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में थे तो हमें इतिहास में मुगलों के शौर्य के बारे में पढ़ाया जाता था। जिन मुगलों ने हमें गुलाम बनाया, जिन मुगलों ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को नष्ट किया, भारत जैसे देश में जिन्होंने पर्दा प्रथा कहीं शुरू करवा दी, कभी सती प्रथा हमारी शुरू हो गई, बाल विवाह जैसी कुरीतियां हमारी शुरू हो गई, क्योंकि हमारी महिलाएं जो हैं वो असुरक्षित थी। तो ये सब कुरीतियां हमारे समाज में आई। हमारी बेटियों का घर से बाहर जाना बंद हो गया, हमारी बेटियों की शिक्षा बंद हो गई, सब विषय जो है वो बंद हो गए। और ऐसे मुगल जिन्होंने पूरे के पूरे भारत के चाहे मंदिर थे, मंदिरों को नष्ट कर दिया, हमारी संस्कृति को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, उन लोगों के बारे में हम 3-4 साल तक ये पढ़ते रहे कि उन साल बाबर का बेटा कौन है, अकबर का बेटा कौन है, जिन लोगों ने हमारे ऊपर गुलामी करी, हम उन्हीं की शौर्य गाथाएं पढ़ते रहे। कभी देश के असंख्य अनसंग हीरोज, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने देश पर अपनी जान न्यौछावर कर दी। चाहे हम भामाशाह की बात करें, चाहे हम टोडरमल जी की बात करें, किस तरीके से उन्होंने अपने देश के लिए खजाने खोल दिए। फिर चाहे हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें, हम पंडित दीनदयाल जी की बात करें, जो हमें अंत्योदय और एकात्म मानववाद जैसी विचारधाराएं देकर गए, और चाहे हम 25 जून जैसे काले दिवस की बात करें जब देश के लोकतंत्र की हत्या हुई, तो वो सारे के सारे विचार जो हमारा देश परम वैभव पर था, जो हमारे हम राम से जुड़े हैं, हम कृष्ण से जुड़े हुए हैं, तो ये सारी की सारी चीजें कहीं पर भी हमारे पाठ्यक्रम में नहीं थी। चाहे हम शहीद भगत सिंह की बात करें, राजगुरु की बात करें, चंद्रशेखर की बात करें, स्वामी विवेकानंद की बात करें, तो जो हमारे देश के महापुरुष हुए, जिन्होंने देश में जो हमने सब कुछ खो दिया, उन सब चीजों को पुनरुत्थान करने में, आज देश को यहाँ तक पहुँचाने में मदद करी, उन सब के इतिहास को उन्होंने बिल्कुल दबा दिया और हमें रटवाया क्या गया कि बाबर का बेटा कौन था। तो वो सब चीज़ों को ख़त्म करके और अंग्रेज चले गए और वो उसी शिक्षा नीति पे हम चलते रहे। कितने हम BA BCom BSc पैदा करेंगे देश में? आज कितने बच्चों को आप बाबू बनाओगे? जब तक बच्चों के हाथ में हुनर नहीं होगा कि वो अगर 10वीं कर रहा है, 12वीं कर रहा है, लेकिन 10वीं 12वीं करने के साथ जब वो बाहर से निकले तो वो एक ऐसा बच्चा निकले जो कुछ काम कर सकता है। वो मैकेनिक का काम कर ले, कारपेंटर का काम कर ले, बिजली ठीक करने का काम कर ले, वो कोई ये घड़े बनाने का काम कर ले। कोई हुनर तो बच्चे में हो ताकि उसके बाद उसके साथ उसको रोज
रोजगार का जो है वो साधन मिल जाए। तो आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो लगातार इस तरीके से काम करें, नई शिक्षा नीति किस तरीके से बच्चे अपनी लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में, आज 5वीं क्लास तक तो कर ही सकते हैं, लेकिन आज अगर मान लो मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, तो पहले कंपल्सरी था कि आपको इंग्लिश में ही करनी है, और आज आप किसी भी भाषा में अपना कोई भी कोर्स कर सकते हो। ये इंडिया में पहली बार हुआ है कि देश में लोग अपनी भाषा के साथ कनेक्ट हों, अपनी संस्कृति के साथ जुड़े। तो लगातार इन सारे विषयों पर हमारी सरकार काम कर रही है। अभी जो नए नए पाठ्यक्रम में नए नए चैप्टर्स को जैसे जैसे शोध भी लगातार चल रहा है कि क्या बच्चों को बताना चाहिए, कितना बताना चाहिए, उस तरीके से नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसके हिसाब से बहुत अच्छा काम पूरे प्रदेश में भी और देश भर में चल रहा है। किसान के लिए क्या है? किसान के लिए आपको पता ही है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, इतने लंबे समय तक हम सुनते थे किसान भूख से मर गए। जब महाराष्ट्र था, चाहे विदर्भ था, कितनी जगह से सुनने में आता था कि किसान ने भूख से आत्महत्या कर ली। मोदी जी की सरकार आई, हर विषय के ऊपर उन्होंने संजीदगी से काम किया। आज हमारे जो गरीब किसान हैं उनको 6,000 रुपए सीधे उनके खाते में जा रहे हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, किसान क्रेडिट कार्ड अटल जी ने दिया। सॉइल हेल्थ कार्ड से आज किसान चेक करा सकता है ब्लॉक स्तर पर जाकर कि भाई मेरे खेत की मिट्टी में किस चीज की कमी है। आज हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश है जो 24 फसलों के ऊपर एमएसपी दे रहा है। जो भी दाना हरियाणा में किसान बोएगा उसको हमारे नायब जी की सरकार खरीदेगी। और अगर मान लो कोई सब्जी बो रहा है और उसको कोई लॉस हो जाता है तो भावांतर हम दे रहे हैं। कृषि के जो उपकरण है, टपका खेती है, फव्वारा सिंचाई है, उनको हम उन सारे के सारे उपकरणों पर सब्सिडी दे रहे हैं। तो किसानों के लिए हर तरीके से कि किसानों की आय कैसी दुगनी हो। आज प्राकृतिक खेती के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जैसे कुरुक्षेत्र में 2000 एकड़ जमीन सुनिश्चित करी है जिसमें प्राकृतिक खेती हो। तो लगातार हमारा अन्नदाता कैसे मजबूत हो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की चाहे प्रदेश की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है लगातार काम कर रही है।